H. डेल्टा यू है सबसे पहले एंड देन वी आर हैविंग द डेल्टा एच ऑफ कोर्स। और क्या है बताओ? डेल्टा क्यू। बिल्कुल। और हमारे पास क्या है? डब्ल्यू है। ठीक है, ये चार क्वांटिटीज हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है, जिनके साइंस कैलकुलेट करने हैं, मोर ओवर जिनके एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट करने हैं। अब देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले तो प्रोसेस का मीनिंग क्या है? प्रोसेस का मीनिंग है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बताया था बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें डेल्टा क्यू जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, हीट चेंज कांस्टेंट है। हीट चेंज इज कांस्टेंट, या इन द डेफिनेशन मोड मैंने आपको ये लिखवाया था, नो हीट इज एडेड टू अलाउ, नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। यही बताया था ना, एंटर और लीव द सिस्टम। अगर सिस्टम में हीट एंटर या अलाउ हो ही नहीं सकती तो जो डी क्यू होगा वो क्या होगा? जीरो। डी क्यू क्या है? डी क्यू का मतलब चेंज इन हीट ही तो है। ठीक है बेटा, चेंज इन हीट इज कांस्टेंट। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि इफ डी क्यू इज वेरी स्मॉल तो क्या करते हैं बताओ मुझे? अप्रोक्सीमेशन सिखाई थी ना साइन थीटा थीटा वाली। इफ डी क्यू इज वेरी स्मॉल तो जीरो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर ले सकते हैं? क्यू के। तो ये तो फंडामेंटल तुम्हें बताए थे। अब आ जाओ कंप्यूटेशन पे। अगर आपके पास पहला फैक्टर डी क्यू जीरो है तो यहां से तुम अप्लाई करो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड फॉर द स्मॉल चेंज, है ना, एंड फॉर द स्मॉल चेंज। पहली क्वांटिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली क्यू। फॉर द स्मॉल चेंज डी क्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है क्यू भी क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसको बॉक्स में रख लो। सेकेंड थिंग इज कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ, कौन बताएगा फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट बताओ बेटा। डेल्टा यू इज इक्वल टू एच प्लस डब्ल्यू। एच प्लस डब्ल्यू के क्यू प्लस डब्ल्यू? क्यू 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 प्लस डब्ल्यू। क्यू लिखना है, एच नहीं लिखना है। एच तो इंथैल्पी हो जाएगा, उसे हीट से वो मत करो। या हीट से कंफ्यूज करोगे तो फिर लॉ बदल जाएंगे हमारे बेटा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर रही हूं मैं। एक क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट क्वांटिटी होगी from first law of thermodynamics we are going to apply the you can say your expression. Just a minute. Your delta u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आपने उसको वहां पे सेटल अप नहीं किया होता ना डी क्यू को क्यू, तो हम यहाँ पे स्मॉल चेंज में क्यू की जगह पे डी क्यू भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, जैसे भी आप कर लो। तो ये आ गया जीरो और ये आ गया डब्ल्यू और यहाँ पे आ गया डेल्टा यू। तो यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप ड्राइव होता है ये। इसको भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। पहले तो आते हैं इसकी स्टेटमेंट पे कि ये कैसे मैथमेटिकली क्या होगा। अब वी नो कर लो। वी नो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने अभी किया था डेल्टा यू हो गया आपका चेंज इन द इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू हो गया आपका वर्क। वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी या प्लस पी डेल्टा वी होता है ना। पहले केस में मैंने क्या किया, मैंने दोनों के आगे एक माइनस अप्लाई कर दिया। उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना मैथमेटिकली अगर मैं ऐसा लिख दूं। दोनों में माइनस अप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क का मतलब कौन सा वर्क? दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। शाबाश, वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये आपको समझ में आ रहा है कि माइनस ऑफ डेल्टा वी है मतलब डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, हाँ या ना? यस मैम। डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर कोई भी वर्क डन होता है ना सिस्टम में तो एट द कॉस्ट ऑफ सम एनर्जी होता है। देखो एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है वर्क में। तो अगर वर्क कहीं से हुआ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो उस पर स्पेंड हुई होगी ना, यस और नो?
तो इसका मतलब है जब सिस्टम ने एक्सपेंशन वर्क किया तो दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इसमें मैं एक स्टेटमेंट लगा देती हूँ कि एक्सपेंशन वर्क is performed by the system, इसको देखो टेक्निकली लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी खर्च हुई इसमें। ये लैंग्वेज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यस मैम। समझ पा रहे हो Yes, ma'am. इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी घट गई सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी कम हो गई क्योंकि आपके सिस्टम ने कुछ एक्सपेंशन वर्क किया। अब बेटा ये बात तुम्हें याद है कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका होता है? मैंने आइसोथर्मल में भी कराया था, टेम्परेचर का। यस और नो? तो अगर इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी मींस टेम्परेचर डिक्रीजेस, यस और नो? Yes, ma'am. अरे इसके आगे माइनस नहीं है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आया, यानी कि फाइनली इंटरनल एनर्जी घट गई, पहले ज्यादा थी तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तभी तो माइनस आया होगा ना। तो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज, इसका ये नीचे वाले एरो का मतलब होता है डिक्रीज। डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी मींस टेम्परेचर भी कम हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो फंक्शन है टेम्परेचर का, डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि उसमें कूलिंग प्रोड्यूस हुई? बोल सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. कूलिंग प्रोड्यूस हुई। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछा गया था, द एडियाबैटिक। अब मैं पिछली क्लास में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रिवर्सिबल का क्या मीनिंग होता है, कब रिवर्सिबल बोलना है। तो यहाँ पे मैं रिवर्सिबल उसी सेंस में यूज कर रही हूँ। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस results in what? Results in cooling। जब एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, सिस्टम में कूलिंग आ जाती है। ठीक है। अब मुझे लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था कि मैडम जब एडियाबैटिक प्रोसेसेस होती हैं तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? तो मैंने कहा था कि जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल पढ़ाऊंगी तो उसमें आप नोट करोगे कि टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल में जब आपकी पिस्टन ऊपर और नीचे रिवर्सिबली मूव करती है तो इन ऑर्डर टू एक्वायर द कांस्टेंट टेम्परेचर हीट को अंदर बाहर फेंकती है। ठीक है, या बाहर फेंकती है या अंदर लेती है, ताकि सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये उल्टा है, इसमें हीट अंदर बाहर नहीं जाती पर सिस्टम में या कूलिंग प्रोड्यूस होती है या हीटिंग प्रोड्यूस होती है। और जब एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? कूलिंग। कूलिंग। ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन भी देख लो। अब आप मुझे बता, चलो ये पहले इसका दूसरा फॉर्म कर लेते हैं फिर बताती हूँ इसको। मुझे ये स्लाइड शिफ्ट करनी है, तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है क्या, या समझ में आ गया? आ गया। ठीक है। अब इसी को मैं प्लस में ले रही हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। वैसे तो बेटा पता ही है आपको कि कोई साइन नहीं लगा तो प्लस में है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग दिस। मैंने प्लस ले लिया, प्लस डब्ल्यू है तो इसका मतलब क्या है? कौन सा वर्क है बच्चों? वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहले बोला करो कंप्रेशन वर्क, फिर लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। वैसे कंप्रेशन वर्क है पहले तो, ठीक है, या इसे लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। सिस्टम के ऊपर काम हुआ, सिस्टम के ऊपर काम हुआ तो सिस्टम का खुद का खर्चा हुआ नहीं, सिस्टम की खुद की एनर्जी लगी नहीं, सिस्टम के ऊपर जिसने काम किया उसकी एनर्जी लगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें क्या हुआ? इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। पहले तो इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखो, इसमें इसको लिखो द एडियाबैटिक reversible compression of the gas increases the internal energy of the system। internal energy of the system, इससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब इंटरनल एनर्जी क्या थी? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का,
तो अगर प्लस में डेल्टा यू है तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे इसकी वो स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछी हुई थी, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, क्या बच्चा, एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस पीछे भी ऐड कर सकते थे, रिजल्ट्स इन हीटिंग, रिजल्ट्स इन हीटिंग, यानी कि सिस्टम ने इस पे काम किया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो रिजल्ट्स इन द हीटिंग, ये दो बातें, ये दोनों आ चुके हैं जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये हमने डिराइव किया। ये तो हमारी होगी थ्योरेटिकल बात कि सिस्टम ने कैसे एडियाबैटिकली किया। तो पहले तो उसकी हीट चेंज कांस्टेंट रही, बाकी टेम्परेचर एक्सपेंशन थी तो इंक्रीज हो गया, और कंप्रेशन था तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, यानी कि कूलिंग का, कंप्रेशन था तो टेम्परेचर सॉरी इंक्रीज हो गया, एक्सपेंशन थी तो उस केस में कूलिंग प्रोड्यूस हो गई। तो दैट वी हैव डन कि किस में क्या होता है। अब हम देखते लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, मतलब इन क्वांटिटीज की कंप्यूटेशन कैसे करनी है, वो बहुत आसान है। पहली कंप्यूटेशन हम कर चुके हैं, स्टिल आई एम राइटिंग अगेन, Q is approximately equal to dQ which is equal to 0। सेकेंड कंप्यूटेशन भी हम कर चुके हैं, du is equal to dW, पर इसकी वैल्यू क्या है, du is equal to dW की। अब du कैसे आएगा वो तुम्हें पता है, कैसे किया था हमने CV कैसे लिखा था बताओ मुझे। मैंने अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में राइट साइड पे लाइन लगा के लिखा था, CV की क्या वैल्यू थी, डेल्टा V over डेल्टा T। है ना, CV की वैल्यू थी कर्ल या डेल्टा, वॉट एवर यू आर यूजिंग ओवर देयर। लो लेट से द डेल्टा बोल रहे हो तो मैं डेल्टा ही लिख देती हूँ, डेल्टा U बाई डेल्टा T, ऐसे था ना बेटा। तो अगर स्मॉल चेंज है, फॉर द स्मॉल चेंज है, तो मैं इसको D से रिप्रेजेंट कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Yes, ma'am. For the small change, I can write it like du by dt। तो बेटा can you find the value of du from here? क्या आ गई वैल्यू, CV dt। तो ये Yes, तुम्हारी इक्वेशन 1 थी, ये तुम्हारी इक्वेशन 2 है, ये तुम्हारी इक्वेशन है A, using A in 2। तो क्या आंसर जाएगा बच्चों, du is equal to CV dt is equal to dW। तो ये है एडियाबैटिक का थर्ड एक्सप्रेशन। यानी कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं, या इंटरनल एनर्जी निकालनी है, वो दोनों बराबर होंगे पहले तो, वो तो पॉइंट 2 पे मैंने बता दिया। और इंटरनल एनर्जी और वर्क का एक्सप्रेशन क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। और ये बार बार किताबों में लिखा होता है, कभी स्टैंडर्ड बुक से थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, dt का मतलब क्या T2 माइनस T1 नहीं होता है, yes मैम। है ना। तो ऐसा लिखा होता है बुक्स में कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए तो सिस्टम किस टेम्परेचर पे है, इनिशियल टेम्परेचर तो हमें पता है, वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। और थ्योरेटिकली इट इज बीइंग रिटन एज द वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल टेम्परेचर, है ना। मतलब कितना टेम्परेचर उसने अटेन किया, हम बोल रहे हैं ना हीटिंग प्रोड्यूस हुई, कूलिंग प्रोड्यूस हुई, कितनी देर तक हीट हो रहा है, किस टेम्परेचर पे जाके उसका हीट कंप्लीट हो रहा है, कितनी देर तक कूल हो रहा है, उस फाइनल टेम्परेचर का मेजर होता है। और आप फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में गामा के साथ रिलेशनशिप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ा दूंगी आपको, लास्ट क्लास में दे दूंगी टेबल, ठीक है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि फाइनल टेम्परेचर अगर आपको निकालना है तो कौन कौन से रिलेशनशिप उसके वॉल्यूम या प्रेशर से जा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चलो आ जाओ फिर आगे, इसको भी Yes. थर्ड ये कर दो। ठीक है, अब आ जाओ तुम इंथैल्पी की कैलकुलेशन पे। कौन बचा हमारे पास, इंथैल्पी बच गया ना अभी, U हो गया, W हो गया, हाँ इंथैल्पी बच गया। इंथैल्पी की डेफिनेशन बोलो, DH इज इक्वल टू DU प्लस DW, यही लिखते हो क्या। Yes, ma'am. अब DU की वैल्यू क्या है, DU की वैल्यू है CV इंटू DT, ठीक है। अब इसकी वैल्यू DW की, या तो तुम PDV लिख सकते हो, PDV तो इसके साथ सेटलमेंट में नहीं आ रहा है, तो दूसरी वैल्यू RDT लिख दूं। अरे आप खुद सोचा करो ना कि इस इक्वेशन में DT DT को Yes, कॉमन ma'am. लेके आपके पास कुछ बन जाएगा, इसमें एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका आप आंसर CP की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये CPDT, तो ये आ गया DH, फिर से इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं, और CP फिर से DT को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1।
यानी कि अगर मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस में कैलकुलेशन करना है, एडियाबैटिक कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एडियाबैटिक प्रोसेस में, चाहे वो एंथैल्पी का है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी का है, चाहे वो वर्क डन का है, चाहे वो जो भी है, मुझे फाइनल टेम्परेचर रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सीपीसीवी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और सीपीसीवी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं काफी आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि क्या क्या करना होता है। यस Yes, ma'am. So I think 1, 2, 3, 4 are for the adiabatic, and the same we have done for the isothermal, and the CPCV and the relationship we have done, spontaneity we have done, failure we have done. So we should move toward the second law of thermodynamics. So is that clear? फर्स्ट लॉ इतना ही है हमारे पास। ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के आने की या तो फर्स्ट लॉ से होती है या सेकंड लॉ से एंट्रोपी के न्यूमेरिकल। अभी तक यही पूछा गया है जेई में। स्पॉन्टेनिटी के साइन करूं शिफ्ट स्लाइड, कुछ पूछना तो नहीं यहाँ से? No, ma'am. चलो फिर। अच्छा, एंट्रोपी ये वाला है आपका सेकेंड लॉ का पेज, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने से पहले मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी पढ़ाना है, ठीक है। एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, अब ये एंट्रोपी है क्या? क्या होता है बेटा एंट्रोपी? पहले तो एस होता है, एस से इसको लिखा जाता है। एंट्रोपी क्या है? फिजिकल मीनिंग क्या है एंट्रोपी का? इन मॉलिक्यूल्स गैस के रैंडम मूवमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। बच्चा जी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है? अब मैंने क्या बोला था तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो फर्स्ट लॉ, तो बेटा मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि कुछ रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस ऐसे, तो मार्बल की एग्जांपल दी थी शायद तुम्हारी क्लास में, मुझे याद है कि ब्लैक और व्हाइट कलर के मार्बल हैं, बीच में पार्टीशन है, पार्टीशन को मैंने रिमूव किया तो ब्लैक और व्हाइट कलर के मार्बल दे आर नॉट गोइंग टू मिक्स अप एंड टू गिव द सम डिफरेंट कलर्ड मार्बल्स। तो व्हाट वुड हैपन ओवर देयर, जब मैंने उसको स्लिट को रिमूव किया ना, तो एवरी मार्बल पीस इज लाइक दैट कि उसे बहुत रेंडमनेस चाहिए। और आप भी देख लो, अगर आप ऑफलाइन क्लास करते थे तो यू पीपल वर इन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑन योर परफेक्ट सीट्स एंड एवरीथिंग वेरी मैनर्ड वे। जब टीचर क्लास में होता, जब टीचर क्लास में चला जाता तो काम ऐसे ही बैठे रहते थे? बताओ तो जरा, यस और नो। जब टीचर बाहर चला जाता तो ऐसे होते हैं सारे, है ना, तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो सिस्टम में मॉलिक्यूल भी, अगर आपके पास कोई सॉलिड स्टेट है ना किसी भी सब्सटेंस की, तो सॉलिड स्टेट में टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट है। अब सॉलिड स्टेट की क्या टेंडेंसी होती है बेटा कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा रैंडम है अरेंजमेंट, या आप बोलो जो फोर्स बहुत स्ट्रांगली वो बेचारे एक दूसरे से बाइंड हुए पड़े हैं, वो थोड़ा सा लूज हो गया। गैसीय स्टेट बहुत ही रैंडम है। तो अगर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ना देखा जाए, मतलब अगर एनर्जी की कंसिडरेशन ना हो किसी केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल प्रोसेस में, तो रैंडमनेस सिस्टम की इंक्रीज करती है। और यही आगे जाके क्या बना, यही आगे जाके आपका बन गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी, इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है वो है आपके पास एंट्रोपी। और ये जो एंट्रोपी है ना बेटा जी, द एंट्रोपी ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, अगर आप देखो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जब पढ़ाते हैं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड का केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, या लिक्विड से गैस है। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नेचुरल टेंडेंसी क्या है सॉलिड की लिक्विड में कन्वर्ट होने की? लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी क्या है गैस में कन्वर्ट होने की? मैं आइस यहाँ पे रख दूं, अब आइस क्या कन्वर्ट होएगी? आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड को रखे रहने तो काफी देर तक, ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो उस केस में तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन बाय सेइंग कि इसमें कुछ एनर्जी का कंसिडर, कुछ नए बॉन्ड नहीं बने, कुछ ऐसा बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हुआ, कुछ रिएक्शंस नहीं हुआ। तो नेचुरल टेंडेंसी रिएक्शंस के फ्लो होने की है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन एंट्रोपी ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। जहां पे सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ये चेक किया गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले तो कि एंट्रोपी का क्या लेना देना है इंथैल्पी से।
उसके लिए देखो हमारे पास एक रिलेशनशिप है, और जो मैं अब लिखूंगी उससे भी न्यूमेरिकल काफी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अब देखो तो इसमें क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसको हम इंथैल्पी लिख सकते हैं फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस बाय टी, यानी कि एंट्रोपी चेंज इज रिलेटेड टू द इंथैल्पी चेंज बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं, तो पहले तो ये जान लो कि एस लाइक द other thermodynamical variables is a state function, like the other thermodynamical variables is a state function। ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन है तो एस नहीं कैलकुलेट हो सकता, क्या कैलकुलेट होगा, डेल्टा एस कैलकुलेट होगा। डेल्टा एस क्या यूनिट होगा, इंथैल्पी जूल पर केल्विन, और 1 मोल के लिए डिफाइन है तो ये जूल पर केल्विन पर मोल होगी। और ये एस जो है आपका स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एक्स क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। एस तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, खैर दिस इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, अब इसके काफी सारे देखो, मैं एक लैंग्वेज पढ़ देती हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल में इजी रहेगा। जैसे उसने पूछ लिया वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कैसी प्रोसेस है बेटे, कौन किस में कन्वर्ट होता है वेपराइजेशन में, लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, लिक्विड टू वेपर या लिक्विड टू गैस। तो उसने बोल दिया कि एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है इतना और बॉइलिंग पॉइंट है इतना, ठीक है। तो उसमें इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ गई आपकी डेल्टा एच रिवर्सिबल की वैल्यू, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट या जो भी टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो कई बार वो इक्विलिब्रियम सीधा ना बोल के कोई प्रोसेस बोल देगा, जैसे फ्यूजन बोल दिया, सॉलिड लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम, वेपराइजेशन बोल दिया, सब्लिमेशन बोल दिया, ट्रांजिशन बोल दिया। एवरी टाइम यू हैव टू डिवाइड द एंथैल्पी विद द टेम्परेचर। अब जब बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस को देखा गया, एंट्रोपी कंसिडरेशन उसकी लगाई गई, तो उससे हमारे पास आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेट। यहाँ पे तो मैं आपको एक ही स्टेटमेंट कराऊंगी, व्हेन यू विल डू द थर्मोडायनेमिक्स इन योर फिजिक्स, काफी सारी स्टेटमेंट्स वहां पे आती हैं, वो सारी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे कि इनका क्या मीनिंग है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, the entropy of the universe is constantly increasing, constantly increasing। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन, एवरी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या नहीं होंगी, नो एनर्जी कंसिडरेशन, जिसे सिर्फ एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन द एंट्रोपी, उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब डेल्टा एस यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अब यूनिवर्स में क्या आता है भाई, यूनिवर्स में सिस्टम भी आता है और सराउंडिंग भी आता है, दैट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अब मैंने बहुत बार आपको यहाँ पे करवाया है कि क्या आप सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो, surrounding is so much vast, you can't go for the calculation or for the measure of the entropy of the surrounding। तो इसमें डेल्टा जो एस है इसको मैं ds करके क्या फैक्टर लिख देती हूँ, कांस्टेंट फैक्टर लिख सकती हूँ। वॉट एवर द चेंज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ऑल द चेंजेस आर विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम ओनली, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू हम कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम ओनली, ये वाला सिस्टम है डेल्टा एस सिस्टम एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ कि ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, मैथमेटिकली अगर किसी क्वांटिटी में जो कि वेरिएबल है कुछ कांस्टेंट फैक्टर ऐड किया जाए
और रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 आए, तो व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी, कैसी होगी ये क्वांटिटी, रिपीट करना, कैसी होगी? रिपीट करना। इफ दिस इज द कांस्टेंट फैक्टर, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सराउंडिंग इज सो वास्ट एंड व्हाटएवर द कैलकुलेशन वी हैव टू गो थ्रू दैट इज फॉर द सिस्टम ओनली। तो मैंने इस कांस्टेंट फैक्टर को एक ds या एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया, इसको k लिख दिया मान लो, ठीक है ना। अब ये दो चीजों का सम ग्रेटर देन 0 है, जिसमें ये चीज कांस्टेंट है, तो आपके पास ये चीज ग्रेटर देन 0 नहीं होगी फिर, यस मैम। है ना, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। तो अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 है, x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन 0 है, y इसमें से कांस्टेंट है, तो क्या ये दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब x बढ़ रहा है ना 0 से, तो इसका मतलब है जो यूनिवर्स की एंट्रोपी हम बोल रहे थे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, as we can't go for the calculation of the entropy of the universe, so from this manner the entropy of the system is constantly increasing during the course of every chemical reaction। इसे हमने यूनिवर्स से हटा के अपने रिएक्शंस पे लगा दिया, सीधी सी बात है। वो कह रहा था यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, हमने कहा भाई यूनिवर्स तो हमें पता नहीं है, हमें अपना सराउंडिंग का भी कुछ नहीं पता, हमें सिस्टम का पता है। तो जो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे जहाँ पे इंथैल्पी से वो जो एक्सप्लेन नहीं होगा, तो वो रिएक्शन होंगे जिसमें क्या बढ़ रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हेयर इज ग्रेटर देन 0। यहां से लगा सकते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ अ सेकंड लॉ। यहां तक क्लियर है बेटा? कुछ भी नहीं है, वो सिंपल सी बात की है मैंने यूनिवर्स को तोड़ लिया, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसको कांस्टेंट मान के, तो हमारे पास सीधी डायरेक्शन, सिस्टम की डायरेक्शन ग्रेटर देन 0 आ गई, सिस्टम की एंट्रोपी इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन आ गई। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के लिए आप फिजिबिलिटी भी यूज कर सकते हो, ऑब्लिक फिजिबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। सॉरी, फर्स्ट तो कर लिया ना हमने, ये सेकेंड लॉ। यहाँ पे साइन पे ध्यान देना, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे इररिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका ये साइन है, या इसकी जगह पे ऐसा लिखा हो, डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस लिखा हो, पॉजिटिव लिखा हो, एनी मैनर, तो इसको इररिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। अगर ऐसा लिखा हो बताओ तो इसको क्या लिखोगे? रिवर्सिबल। यस, दिस इज अ रिवर्सिबल, इक्वल का निशान आ गया ना, एंड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने तुम्हें एक और वर्ड सिखाया था, कहीं कहीं उसे क्या लिखा होता है, फेवरेबल। डेल्टा एस लेस देन 0, इसको क्या लिखा जाएगा, इररिवर्सिबल एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यानी कि नॉट फेवरेबल, तो इसको मैं येलो कलर से टिक कर देती हूँ, ये है क्राइटेरिया फ्रॉम द सेकेंड लॉ। तो इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, देखो उसने कहा था कि कुछ रिएक्शन एनर्जी के कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं होते, एनर्जी के कंसेप्ट से तो सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने चाहिए, जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं होते उन्हें हम एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अगर उनमें एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है या तो फिर उनमें एंट्रोपी बढ़ती होगी, इसलिए वो रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंड उसने बोला था कि डायरेक्शन नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा। मैंने आपको जूल और कैलोरी वाला रिलेशनशिप बताया था कि नहीं बताया था, बताओ? यस मैम। है ना, तो मैंने बोला था कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब इतना काम होता है तो 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है, पर रिवर्स नहीं ट्रू होता। इस लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, इसने कहा था सॉलिड टू लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड जाओगे तो आउट ऑफ ट्रैक आओगे, आउट ऑफ द रूल्स आओगे। क्यों? सॉलिड टू लिक्विड डायरेक्शन इसलिए फिजिबल है क्योंकि इसमें एंट्रोपी बढ़ती है, लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ती है, ये अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक अगर आपकी हीट फ्लो हो रही है
तो उस केस में ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर तब फ्लो होगी जब आपके पास पीछे से कोई ड्राइविंग एजेंसी लगी है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, रेफ्रिजरेटर, Yes, ma'am. परफॉर्मेंस निकालते हो, या एसी, एयर कंडीशनर। अब क्या एसी और रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है? क्या करता है एसी, बताना जरा मुझे। रूम को गर्म करता है, ठंडा करता है? अब बाहर जहां पे, हाँ, तो अब क्या वो करता है कि वो बाहर आपके रूम से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करके बाहर फेंकता है। तो दैट मीन्स लो इन कंपैरिजन टू द आउटर पेरिफ्री ऑफ द हाउस। बाहर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रूम के अंदर फिर भी ठीक है, पर वो फिर भी क्या कर रहा है, जहां पे कम टेम्परेचर है वहां से हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और हाई टेम्परेचर की तरफ फेंक रहा है। तो ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो हीट कैसे फ्लो होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इसने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी। इसने कैसे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की? इसने कहा द हीट कैन नॉट बी फ्लोड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर। हाई टू लो तो पॉसिबल है, लो टू हाई तब जाएगा जब पीछे से कोई ड्राइविंग एजेंसी लगी हुई है, जैसे रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है या जैसे एयर कंडीशनर का प्रिंसिपल है। तो इसने डायरेक्शन इंपोज करी थी, ठीक है। बाकी अब कई रिएक्शंस में क्या प्रॉब्लम होती थी, देखो जो रिएक्शन सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी इंथैल्पी फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व है, वो फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन हो गए। जिसमें सिर्फ एंट्रोपी कंसिडरेशन आता है वो सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन हो गए। प्रॉब्लम कहाँ पे आके फंसी थी? प्रॉब्लम आई वहां पे जहां पे दोनों इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों फैक्टर वेरी करते हैं। वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड लिया। रिलेटिव मैग्नीट्यूड का मतलब है अब फेवरेबल वाला फैक्टर ज्यादा या नॉट फेवरेबल वाला, उसके लिए फिर हमने थर्ड वाला यू कैन से थर्मोडायनामिकल वेरिएबल लिया था। तो अभी तक इतना क्लियर है? पहले यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है कैसे डेफिनेशन गई इसकी? हीट का फ्लो का डायरेक्शन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। लो से हाई अगर जा रही है तो इसका मतलब है आपके पास कुछ एक्सटर्नल ड्राइविंग एजेंसी लगी हुई है, पैसा खर्च रहे हो भाई तुम एसी पे, ठीक है ना, वो इस मशीनरी पे बनाया हो, और जब तक वो एसी चल रहा है तो बिजली खर्च हो रही है, तो वो उस हिसाब से काम कर रहा है। ये फ्रिज है आपका, यहाँ पे इसने ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी, जबकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो उतना वर्क डन हीट और हीट को वर्क दोनों होना चाहिए था। तो अब इसमें एक आते हैं न्यूमेरिकल, उससे पहले आपको एक पोल क्वेश्चन देते हैं। ये क्लियर है? Yes, ma'am. तो मैं अभी आपको एक पोल क्वेश्चन दे रही हूँ। स्पॉन्टेनियस reactions are ones with, पहला पॉइंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ लेके चलने हैं। डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। फर्स्ट और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग फेवरेबल जो साइन है। डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0। Start giving the answer. मैम एरर शो कर रहा है। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे नहीं पोल रिफ्लेक्ट हो रहा क्या? मैम पोल रिफ्लेक्ट हो रहा है बट सबमिट के टाइम एरर शो कर रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, फिर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन दे देती हूँ, रुको। अभी बताना जरा। अच्छा ठीक है।
Everybody has not answered. अभी आपको डर लग रहा है अगर आंसर करने में, तो हाउ विल यू डू इन जेई? जे मेंस एग्जाम में तो फिर आप ऑप्शन क्लिक करने से भी डरोगे। थर्टी स्टूडेंट्स आउट ऑफ द 47 हैज आंसर्ड, ओके। और वो भी करेक्ट आंसर बहुत कम बच्चों का है। Okay, I am ending the poll. Yes, what was the correct answer? First law के according what was the correct option? First law के according correct option थी delta H less than 0. Yes. Second law के according correct option थी delta S greater than 0. और मेरे ख्याल से सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, एक फॉर्मूला हम ये कर चुके हैं, डेल्टा एस विच इज इक्वल टू S2 माइनस S1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू या डेल्टा H बाई टी, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, सेकेंड हम कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कर चुके हैं, और ये हम कर चुके हैं इसका, ये हो गया आपका एंथैल्पी का, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ का हो गया। अब मैं आपको सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले करवा रही हूँ जिससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन लग जाएगा। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द डेल्टा S, ये डायरेक्टली इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी है ना, डेरिवेशन हमारे कोर्स में है, तो डायरेक्टली वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर द वेरियस प्रोसेसेस। रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा S एंड T, T भी होगा, V भी होगा, P भी होगा, तो इसको बोलते हैं आपके पास आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस का क्वेश्चन आता है ना, उसमें एंट्रोपी क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ गैस, उसके केस में एंट्रोपी क्या होगी। अब देखो बेटा, डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln, दिस इज अ नेचुरल लॉग, यू नो दिस, मैं टू द बेस E लिख देती हूँ, T2 बाई T1 प्लस R log ऑफ V2 बाई V1, ये है आपका फॉर्मूला नंबर 1। अब मैं इसकी दो फॉर्म आपको करवाती हूँ, देखो मान लो तुम्हें पेपर में आ गया, ये भी टू द बेस E है, आइसोथर्मल, माइनस आई है, माइनस आई नहीं है बेटा, ये 1 इक्वेशन है, ठीक है। मैम सर्कल कर दिया करो, फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हटा ही देती हूँ इसे, ठीक है, बाद में कर ये देंगे। सर्कल कर दिया करो। ठीक है ठीक है ठीक है जी, सर्कल कर देंगे बेटा। और बताओ, लो जी, अब ठीक है, अब चल जाएगा है ना, अब बेटा यस मैम। ठीक है। अब बाकी म्यूट पे रहेंगे बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस, येलो कलर से हम लिख रहे थे। आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ क्या होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर। तो T1 बराबर T2 हो जाएगा, और शायद मुझे Yes, बताने की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। log T2 बाई T1 करोगे तो वो 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। Yes. तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल्टा S इज इक्वल टू R ln, नेचुरल E मैं नहीं लिख रही हूँ, V2 बाई V1। ये क्वेश्चन आ चुका है डेल्टा S मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस का, ठीक है। अब इसको तुमने सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ln की जगह पे तुम लिख लेना 2.303, R लगा लेना, फिर log ऑफ क्या कर लेना, V2 बाई V1 कर लेना, ठीक है। और एक बात, डेल्टा S मिक्सिंग
मान लो तुम्हें पेपर में वॉल्यूम नहीं दिया, अब किसके बारे में वो बात कर रहा है, आइडियल गैस के बारे में बात कर रहा है ना। तो आइडियल गैस के केस में क्या होगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा। तो इसका मतलब है V2/V1 की वैल्यू क्या आएगी, P1/P2 आएगी। तो P1/P2 क्या आ जाएगा आपका 2.303 LOG P1/P2। तो ये आ गया आपका 1A। ये दोनों को मैं 1A ही लिखूंगी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। V2/V1 लिख लो या तुम V2/V1 लिख लो या P1/P2 लिख लो। तो ये डेल्टा एस मिक्सिंग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन था। पेपर में 2 वॉल्यूम इनिशियल फाइनल दे रखे थे। आर की वैल्यू तुम्हें पता है, आर की वैल्यू यूनिट देख के ढंग से पुट करनी है। जब हम गैसीय स्टेट करेंगे तो सब डिस्कस करेंगे, बाकी आपको सिर्फ लॉग लेना था। आई जस्ट वांट कि आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो, देन आई विल चेक द स्लाइड। यहाँ पे कोई फर्स्ट क्वेश्चन समझा दोगे? डन बेटा, Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन समझा दो। सेकेंड थिंग, डेल्टा एस इज इक्वल टू, उसी फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रही हूं, मेरे पास लास्ट वाली स्लाइड में है, CV LN T2/T1 प्लस R LN V2/V1। तुम दोबारा नहीं लिखना, तुम्हारे पास सेम पेज है और वो 1 नंबर है। बच्चा अब ये तुम्हारे पास पेपर में आ गया आइसोकोरिक। क्या आ गया पेपर में, आइसोकोरिक। अगर ये आइसोकोरिक है तो क्या कांस्टेंट है, Volume. तो कौन सा पोर्शन 0 होगा अब, राइट वाला। Yes, ठीक है, ma'am. मतलब प्लस के बाद वाला, सॉरी। तो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी C1 LN T2/T1, दिस इज 2.303 CV log ऑफ T2/T1। और ये जो आपकी इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज 1B। मैं इसे 1B क्यों लिख रही हूँ कि 1 तो नॉर्मल फॉर्मूला था, 1A क्या था आपका, जो V2/V1 की फॉर्म में था, वो V2/V1 से ही हमने P1/P2 किया है, वो दोनों 1A ही हैं। और ये 1B हो गया। तो पेपर में अगर तुम्हें 2 टेम्परेचर दिए हुए, आइसोथर्मल कंडीशन की बात ना की हुई, आइसोकोरिक की बात की हुई, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आओगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड फॉर्मूला इसका। डेल्टा एस इज इक्वल टू CP LN T2/T1 प्लस R। अच्छा, मैं अभी इसे माइनस कर देती हूँ, फिर आपको बनाना आसान रहेगा। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले में CV था ना, अब CP है, तो इस वाले फॉर्मूले में इसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, माइनस ऑफ R log ऑफ P2/P1। अब ये फॉर्मूला लिखो, ये है आपका CP की फॉर्म में, पहले वाले किसकी फॉर्म में था, CV log ऑफ T2/T1 प्लस R log ऑफ V2/V1। अब क्या है, CP जब आ गया तो T2/T1 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, आप इसको ना वैसे इससे भी ऑब्टेन कर सकते थे, V2/V1 की जगह P1/P2 आएगा ना, बताओ। Yes, ma'am. P1/P2 का P2/P1 है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूले की 2 टाइप आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास है आइसोबारिक, तो आइसोबारिक के केस में क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू P2, डेल्टा S इज इक्वल टू CP log of T2/T1। तो दिस इज योर, इफ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन 2A। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आपके पास है आइसोथर्मल,
तो आइसोथर्मल के केस में T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस ऑफ R ln P2 बाय P1, ठीक है। दिस इज माइनस ऑफ 2.303 R log P2 बाय P1, इसको भी 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तुम्हारी बन गई इक्वेशन 2B। P2 बाय P1 है यहाँ पे, और इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो 2.303 CP log of T2 बाय T1, ठीक है। तो these are the two formulas that are used। शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा रुको, मैं ये वाली, बस हो गया मैम। अच्छा ठीक है, ये दोबारा लिख दूं क्या ये वाली इक्वेशन नीचे वाली? रुको, नो मैम। नो मैम, शो हो गया। एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको ना छोटा करके या पेन डिफरेंट करके यूज कर सकते हैं। जैसे आपने इसको लिखा T2 बाय T1, और ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन 2A, ठीक है। अब इसमें मैं अलग कलर लिख देती हूँ, या आप इसको लिख सकते हो 2.303 CP log T2 बाय T1, बोथ द वेज आर करेक्ट। अब ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है। तो ये है एंट्रोपी के फॉर्मूले, ले दे के आपको ये दो इक्वेशन लर्न करनी है, बाकी तो आप उसमें से ऑब्टेन कर सकते हो, 2A 2B एंड 1A 1B। डन? यस मैम। कैन आई शिफ्ट द स्लाइड बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो अब आएंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज देखो, इंटरनल एनर्जी चेंज, फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल वी हैव डन, enthalpy we have done, these are from the first law of thermodynamics along with the work. The fourth one was your entropy, that we had done, all the calculations of entropy we had done. Now is the Gibbs free energy. ये important है, Gibbs free energy। गिब्स फ्री एनर्जी को G लिखते हैं, ठीक है। G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है, ठीक है बेटा। G है इसमें गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसका मीनिंग क्या है या इसको कैसे आप ऑब्टेन करोगे, वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। Delta G is equal to delta H minus T delta S. This is a complete equation. And one most important thing, अब delta G आया कहां से या G कहां से आ गया? H तो हमें समझ में आ रहा है, ये किस लॉ से आया है? फर्स्ट लॉ से। ये कहां से आया है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से। अब देखो, डेल्टा जी जो है ना, कभी आपने ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th का चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, पढ़ा हुआ है या नहीं? यस मैम। यस मैम। अब ध्यान से देखो, मैंने ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस ऑफ डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू NF E नॉट ऑफ सेल। अब देखो बेटा, डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, decrease in the Gibbs free energy is converted to maximum useful electrical work. इलेक्ट्रिकल वर्क कहां पे आता है? E नॉट ऑफ सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में ही आता है ना। अब मैंने अभी आपको क्या सिखाया? आपको सिखाया कि जब भी कोई वर्क डन होता है उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी खर्च होती है, या किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसमें कुछ वर्क डन हुआ होगा। एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल। तो कहने का मतलब है डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी, जब भी किसी सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी खर्च होती है तो ये वो एनर्जी का पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन करवाता है। आपको याद होगा मैंने वर्क डन को स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में दो पोर्शन में डिवाइड करवाया था, इलेक्ट्रिकल एंड द एक्सपेंशन वर्क। यस और नो?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट था ना बेटा, वो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट डेल्टा जी नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क या नॉन एक्सपेंशन वर्क या नॉन पीडीवी वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो एरिया से कैलकुलेट हो जाता है उससे, है ना, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है, जो सेल्स वगैरह में यूज होगा। तो डेल्टा जी एक्चुअली में मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और एक्चुअली में ये दोनों लॉज को कंबाइन करता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को। एक हमने ये जो इक्वेशन बनाई है ना, क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, और ये भी मैं लिख देती हूँ, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। ये जो इक्वेशन बेटा हमने ये बनाई है, इस इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इसमें भी एक पॉइंट है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में गिब्स का फैक्टर कौन सा है? गिब्स का फैक्टर तो ये है, ये। अब दो है इसमें फैक्टर, एक गिब्स और एक हेल्महोल्ट्ज। गिब्स की तो ये इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये है गिब्स फ्री एनर्जी, ये है गिब्स एनर्जी, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसमें येलो कलर से लिख लेते हैं। दूसरा है इसमें डेल्टा जी की जगह डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस। ये है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या फ्री एनर्जी। ये कौन सा वर्क करवाती है? ये वर्क करवाती है इलेक्ट्रिकल वर्क, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कौन सा वर्क करवाती है? ये करवाती है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यस और नो? तो इन दोनों इक्वेशन को मिला के हमारे पास ये इक्वेशन बनाई हुई है, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। अब ये वैसे आपकी मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में लिखी नहीं हुई है, बट जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका, स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन। डेल्टा ए को बोलते हैं इसमें वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? Work function. वर्क फंक्शन इसलिए क्योंकि ये पीडीवी वर्क करवाता है, ठीक है, इस चैप्टर का करवाता है मेनली। तो ये हेल्महोल्ट्ज है, ये गिब्स है, दोनों होती हैं एक्चुअली में, पर ये वाली इक्वेशन को कंबाइन में भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही बोलते हैं। ये मिसनॉमर है एक्चुअली में, तो ये गिब्स है, ये हेल्महोल्ट्ज है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन वाली है, ये एक्सपेंशन वर्क डन वाली है, ठीक है। पर हमें यही वाली बताई होती है और इसको नाम गिब्स हेल्महोल्ट्ज ही दे देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या यूज है? ये ओवरऑल मेजर होता है स्पॉन्टेनिटी का, ओवरऑल मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कैसे, वो मैं बताती हूँ। ओवरऑल मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, मैंने अभी बोला था ना, प्रॉब्लम कहाँ पे रिएक्शंस में होती है? प्रॉब्लम वहां पे होती है रिएक्शन में जहां पे दोनों फैक्टर चेंज हो रहे हैं, मतलब एंट्रोपी की कंसिडरेशन भी है, इंथैल्पी की कंसिडरेशन भी है, ठीक है। एंथैल्पी की अकेली कंसिडरेशन से रिएक्शन सॉल्व हो रहा है तो फर्स्ट लॉ काम में आ रहा है, एंट्रोपी की कंसिडरेशन से हो तो सेकंड लॉ काम में आ रहा है। अगर दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड है तो हम डेल्टा जी देखते हैं, ठीक है। करो शेयर स्लाइड। Yes, ma'am. तो ये आ गया आपका डेल्टा जी एज द मेजर ऑफ, एज द ओवरऑल ही लिखना चाहिए मुझे, एज द ओवरऑल मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, overall measure of spontaneity of the reaction, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. चलो अब देखो, डेल्टा जी इस पेज को ध्यान से देखना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच होता है नेगेटिव अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मैं इसको वी लिख देती हूँ ऐसे, क्योंकि नहीं तो अगले वाला साइन इसमें कंबाइन होगा। टेम्परेचर यहां रहा, इसको ब्रैकेट में बंद करूं, बाहर माइनस लगा। डेल्टा एस होता है पॉजिटिव अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहा, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो कौन सा साइन आता है? Negative. नेगेटिव और नेगेटिव को प्लस किया तो प्लस तो हो जाता है, पर साइन कौन सा आता है? Negative. तो ये आया आपके पास डेल्टा जी। डेल्टा जी का आंसर अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन को बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, और यही आपका निशान है किसका? फेवरेबल का। डेल्टा जी को अगर ग्रेटर देन 0 बोला गया तो ये आपका निशान क्या आएगा?
नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। डेल्टा जी को अगर लेस देन इक्वल टू बोला गया 0 तो इसे बोला जाएगा रिवर्सिबल एंड द स्पॉन्टेनियस। बाकी इसको आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और सिर्फ एक इकलौता फैक्टर है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 बोला गया तो ये इक्विलिब्रियम है। बहुत से बच्चों को ये मिस कंसेप्ट होता है कि डेल्टा एस 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम है, डेल्टा एच 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम। कोई भी 0 हो तो इक्विलिब्रियम की एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं है, बस एक ओनली कंडीशन है, डेल्टा जी जब 0 हो गया तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम भी बताता है, रिवर्सिबल भी बताता है और इरिवर्सिबल भी बताता है। यस और नो? Yes, madam. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. आपने देखी एक और बात, इस रिएक्शन में तो मैंने आपको निशान बता दिए डेल्टा जी के। एक फिर पोल का क्वेश्चन लेते हैं, रुको, अगर आपको समझ में आ गया तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Spontaneity for the spontaneous reactions, the favorable signs are डेल्टा जी का जो साइन होता है ना वही डेल्टा ए का होता है। तो मैं ये साइड पे लिख भी देती हूँ अगर मैंने नहीं बताया अभी तक। तो ये भी फेवरेबल है, जी और ए का सेम है। चलो बेटा, yes, everybody has not answered till now, only the 28 student, and it is going to be the 2 minutes approximately. Okay, I am ending the poll. 12 students out of all the 44 have given the correct answer.
फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट, सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वो है डेल्टा एस, रेस्ट ऑल द क्वांटिटीज मस्ट बी लेस देन 0। चलो रोल ऑफ द टेम्परेचर करते हैं। Role of the temperature, this is again the important question in measuring the spontaneity of the reaction. In measuring the spontaneity of the reaction, टेम्परेचर का क्या रोल है स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन में टेम्परेचर भी आ रहा है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज अ इक्वेशन। इस इक्वेशन में आई एम गोइंग टू कैटेगराइज इट इनटू द टू पार्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन इसी सेंस में पूछा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अलग बना लो पेज, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का अलग बना लो। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उसमें एक बात तो श्योर है कि डेल्टा एच होगा नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बात श्योर है, डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच नेगेटिव है तो उसे फेवरेबल लिखेंगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच फेवरेबल है तो उसे नॉट फेवरेबल लिखेंगे। तो इसमें एक फैक्टर फेवरेबल है, उसमें वो फैक्टर फेवरेबल नहीं है। अब डेल्टा एस दो केस हो सकते हैं, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है या ये लेस देन 0 हो सकता है। ये हो गया फेवरेबल, ये पेपर में ऑप्शन मिलाने हैं, फेवरेबल फेवरेबल क्या बनता है, फेवरेबल नॉट फेवरेबल क्या बनता है, ये नॉट फेवरेबल। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे येलो कलर से। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से देखना इस बात को, अगर तो ये भी फेवरेबल है और दूसरा भी फेवरेबल है तो ये कोई केस मैंने तुम्हें अभी पीछे करके दिखाया था, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव, नो टेम्परेचर रोल, नो रोल ऑफ टेम्परेचर। अब इस बात को जो मैं बोल रही हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट राइट, आई विल ओनली डिक्टेट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ईदर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये बात थी फर्स्ट लॉ की, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, उसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, या अगर उनमें एंट्रोपी फेवरेबल नहीं है तो क्या करना पड़ता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हियर इज अ नेगेटिव, माइनस टी इंटू डेल्टा एस हियर इज ऑल्सो नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब आपके पास नेगेटिव आंसर लाने के लिए ये वाला फैक्टर लो होना चाहिए, यानी कि या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होंगे, हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगे, और स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ये कब की बात है, जब दूसरा फैक्टर इसमें फेवरेबल नहीं है। कि अगर दोनों फैक्टर दोनों में आ रहे हैं, तो अगर तो दोनों फेवरेबल फैक्टर हैं तो उस केस में वो स्पॉन्टेनियस आंसर देगा। अगर दोनों फेवरेबल फैक्टर नहीं है, एंट्रोपी वाला फेवरेबल नहीं है, तो उस केस में टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और ये प्रीवियस ईयर में कैसे आया था क्वेश्चन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इज इट करेक्ट और नॉट? यस, इट इज करेक्ट। तो complete statement is exothermic reactions are either always spontaneous, no role of temperature, or they are spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am going to shift the slide for the endo. अगर मेरे पास एंडोथर्मिक, प्लीज बी ऑन म्यूट। अगर मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक फैक्टर तो पहले ही नॉट फेवरेबल है, ठीक है, ये है नॉट फेवरेबल। अब दूसरा फैक्टर क्या बचा, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस या तो हो सकता है पॉजिटिव यानी कि फेवरेबल, या डेल्टा एस हो सकता है नेगेटिव यानी कि नॉट फेवरेबल। अगर डेल्टा एस फेवरेबल है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। तो डेल्टा एच हियर इज पॉजिटिव, माइनस टी इंटू डेल्टा एस हियर इज अ पॉजिटिव। अब देखो यहां से आंसर पॉजिटिव आ रहा है और यहां से आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो टेम्परेचर वाली टर्म को नेगेटिव आंसर दिलाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर शुड बी हाई, शुड बी हाई, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा केस क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस तो ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव है, माइनस टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस नेगेटिव है, तो इसमें तुम कुछ भी कर लो आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो यानी कि नॉट फेवरेबल या नॉट स्पॉन्टेनियस एट ऑल। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी
कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ईदर नेवर स्पॉन्टेनियस, जो कि फर्स्ट लॉ कह ही रहा था, और दे कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, या एक्सोथर्मिक से उल्टा है, एक्सोथर्मिक वाले या तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं या उसमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, जहां पे या तो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे या उनमें टेम्परेचर करना पड़ेगा हाई। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लोअरिंग एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये है टेम्परेचर का रोल, और ये हमेशा आता है क्वेश्चन। देखो टेम्परेचर के रोल की सीधी सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर लो रखोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर हाई रखोगे तो स्पॉन्टेनियस। पिछली स्लाइड में क्या था, अगर टेम्परेचर को लो रखोगे तो स्पॉन्टेनियस, हाई रखोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, इसके साथ सेकेंड लॉ भी हमारा कंप्लीट है। छोटा सा टॉपिक है थर्ड लॉ का, और थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा है, मतलब हाफ एन आवर का और काम है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अलोंग विद द कंप्लीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? कल इक्विलिब्रियम वाला करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। Yes, लेट मी sir. चेक इट देन विल टेल यू। कंफर्म तो मैं तभी कर पाऊंगी, एक बार मुझे देखने दीजिए। पहले तो थर्मोकेमिस्ट्री कराऊंगी। थर्मोकेमिस्ट्री ना इसी चैप्टर का कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो टॉपिक अलग होता है। उसके बाद वही कराएंगे आपको, इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक। यस ठीक मैम। बेटा, तो कल मिलते हैं फिर। अभी तक आप इसको रिवाइज करो। चलो Yes, जी, ma'am. थैंक यू। Thank you. थैंक यू मैम, गुड नाइट। बेटा, गुड नाइट।